हेलो माय फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब। जैसा कि हम हिंदी विषय की शुरुआत कर चुके हैं। हिंदी में 2 चैप्टर हमारे हो चुके हैं और उन पर प्रश्न उत्तर की श्रृंखला भी आ चुकी है आप लोगों के बीच। 3 वीडियो जा चुके हैं, तीनों वीडियो आप लोग देख लीजिए। सबसे पहला वीडियो चैप्टर 1 से शुरुआत कीजिए, चैप्टर 2 देखिए, उसके बाद उस पर आधारित जो प्रश्न और उत्तर हैं उनकी चर्चा कर चुके हैं। और आप लोग वहां से जाइए, वहां से किस तरीके से प्रश्न बनते हैं, बन सकते हैं, आप लोग वहां पूरा पढ़ लीजिए। कोई प्रश्न छूटने वाला नहीं है। आज हम बात करेंगे हिंदी में हिंदी भाषा के व्याकरण पर। हिंदी व्याकरण की चर्चा करेंगे। दोस्तों, वीडियो अगर अच्छी लग रही है आप लोगों को तो प्लीज़ लाइक ज़रूर करें, दोस्तों तक शेयर ज़रूर करें, क्योंकि यदि आप एक लाइक करते हैं, यही हमारी फीस होती है, हमारा हौसला बढ़ाती है। किस तरीके से हम मेहनत करके पढ़ाते हैं आप लोगों को, आप लोग खुद आगे आएंगे तो आपको समझ में आएगा। आइए हम शुरुआत करते हैं अपने चैप्टर की। आज हम व्याकरण की शुरुआत करेंगे, व्याकरण पर चर्चा करेंगे हिंदी के। तो हिंदी भाषा का जो, जैसा कि पहले ही लिखा जा चुका है, हिंदी व्याकरण। व्याकरण का अर्थ क्या होता है, व्याकरण होता कैसे है, व्याकरण बना कैसे है, आइए इसकी शुरुआत करते हैं। जो व्याकरण शब्द है, ये बी प्लस आ प्लस करण, करण से मिलकर के ये बना है, ठीक है। जिसका अर्थ होता है शुद्ध रूप में किसी भी, चाहे इंग्लिश हो, चाहे हिंदी हो, चाहे जो भी हो, मैथ हो, हर एक चीज का एक नियम होता है। तो हिंदी व्याकरण में हिंदी को किस तरीके से शुद्धतम रूप में ढालना है, शुद्धतम रूप से लिपिबद्ध करना है, शुद्धतम रूप से उसको पढ़ना है, को किसके माध्यम से समझा जा सकता है, तो व्याकरण के माध्यम से। तो व्याकरण अर्थात किसी भी भाषा को लिपिबद्ध शुद्धतम रूप में करने को ही व्याकरण कहते हैं। बस इतना सा जान लीजिए, क्योंकि हम किसी एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं, ना कि कोई प्रोफेशनल डिग्री ले रहे हैं, जैसे पीएचडी हो गया या हमें पढ़ाना है। तो बस इतना सा जान लीजिए कि व्याकरण होता क्या है। यहाँ से प्रश्न नहीं आता, जो प्रश्न आएगा। अब हम बात करेंगे प्रकार की। व्याकरण के जो प्रकार होते हैं, कितने प्रकार हैं, इस पर हम विचार करते हैं। तो सबसे पहली चीज आता है, पहला, जिसे हम बोलते हैं वर्ण विचार। इसके बाद दूसरा जो आएगा, शब्द विचार। वर्ण विचार, शब्द विचार, इसके बाद पद विचार तीसरा, फिर आखिरी है, चौथा है व्याकरण। जो प्रकार बता रहा हूं, ये 4 प्रकार होते हैं। पद विचार के बाद हम देखेंगे वाक्य विचार। चौथा है वाक्य विचार। ब्लैक बोर्ड छोटा है, नोट करते हुए जाइएगा, या आप लोग जब ब्लैक बोर्ड में हट जाऊंगा स्क्रीनशॉट ले लेना, क्योंकि जरूरी है आप लोग एक पेन एक कलम लेकर के, एक कॉपी लेकर के बैठिए, और जो कुछ बोलता जा रहा हूँ सब नोट करते चलिए। ये हमारा छोटे से एग्जाम को लेकर के बड़े एग्जामों तक की तैयारी में जितने भी हिंदी भाषा से प्रश्न आते हैं, मैं सबको बता रहा हूँ। हर एक जगह आपको मिलने वाला है। हवलदार से लेकर के आप लोगों को यूपी पीसीएस तक की तैयारी, पीएससी की भी भर्ती आने वाली है, आप लोग वहां भी ध्यान दीजिएगा, जो भी बच्चे बच गए हैं पुलिस में। तो ये 4 प्रकार के व्याकरण 4 प्रकार का होता है, वर्ण विचार, शब्द विचार, पद विचार और वाक्य विचार। अब हम बात करेंगे वर्ण विचार पर। वर्ण विचार, ठीक है। वर्ण विचार होते क्या हैं, वर्ण होते क्या हैं, पहले वर्ण को जानते हैं, अक्षर को जानते हैं। अक्षर होते क्या हैं, तो लिख लीजिए, वर्ण या अक्षर, वर्ण या अक्षर किसे कहते हैं, उस ध्वनि को कहते हैं
जिससे के जो है टुकड़े नहीं किए जा सकते, को कहते हैं। जिसके टुकड़े नहीं किए जा सकते, ठीक है। वर्ण किसे कहते हैं? तो वर्ण या अक्षर उस ध्वनि को कहते हैं जिसके कोई टुकड़े नहीं किए जा सकते। बस इतना सा बहुत है। अब हम देखेंगे वर्ण के बाद बात करते हैं वर्णमाला की। वर्णमाला, वर्णमाला किसे कहते हैं? वर्ण तो हो गया, इनके टुकड़े नहीं किए जा सकते। वर्णमाला किसे कहते हैं? तो वर्णमाला वर्णों के समूह को या अक्षर के समूह को वर्णमाला कहते हैं। वर्ण समूह को वर्णमाला कहते हैं। ठीक है। वर्ण किसे कहते हैं? जिसके टुकड़े नहीं किए जा सकते। वर्णमाला किसे कहते हैं? वर्ण के समूह को वर्णमाला कहते हैं। ठीक है। जो अक्षर होते हैं, अक्षरों के समूह को वर्णमाला कहते हैं। अब हिंदी भाषा में कुल कितने वर्ण होते हैं? कुल वर्ण की बात करते हैं तो कुल वर्ण जो होते हैं वो 52 होते हैं। कितने होते हैं? 52 होते हैं। अब इन 52 में जैसे हो गया स्वर, स्वर की बात करते हैं तो 11 प्रकार के स्वर होते हैं। व्यंजन की बात करते हैं, आ ई उ से लेकर के अ तक जो स्वर हैं वो 11 स्वर हैं। ठीक है। व्यंजन की बात करते हैं तो व्यंजन कितने होते हैं? ये होते हैं 33 व्यंजन होते हैं, जिसमें का वर्ग के 5 लिख लेते हैं। का वर्ग के 5, का खा गा घा इंग्या, ये हो गए 5। का के बाद चा वर्ग के भी 5, चा छा जा झा या, चा वर्ग के भी 5 हो गए। ठीक है। चा वर्ग के बाद हम बात करते हैं टा वर्ग की, टा ठा डा ढा, ये भी हो गए 5। कितने हो गए? 5। फिर बात करते हैं का चा टा ता वर्ग की, ये भी हो गए ता था दा धा ना, 5। ठीक है। का वर्ग 5, चा वर्ग 5, टा वर्ग 5, ता वर्ग 5 और उसके बाद एक बचता है पा वर्ग। पा वर्ग में भी कितने होते हैं? 5 होते हैं। अब ये हो गए कितना? 5, 10, 15, 20, 25, ये तो हुए 25। का चा टा ता पा वर्ग के जो है ये हो गए कितने? 25 हो गए। ठीक है। अब इसके बाद अंतस्थ व्यंजन, अंतस्थ व्यंजन, अंतस्थ व्यंजन कितने हैं? तो ये है 4। 25 और 4 कितने हो गए? 29 हो गए। एक कम 30। इसके बाद इसी में आते हैं ऊष्म, ऊष्म व्यंजन। ये कितने बन रहे हैं? अंतस्थ तो 4 हो गए, 4 मिलाकर के कितने हो गए? 29 हो गए। बचे कितने? अभी 4 बचे। तो ऊष्म व्यंजनों की संख्या कितनी है? तो ये भी 4 है। ऊष्म व्यंजन किसे कहते हैं? अंतस्थ किसे कहते हैं? तो अंतस्थ में आते हैं कौन कौन से? या, रा, ला और वा, ये हो गए आपके अंतस्थ व्यंजन, या, रा, ला और वा। और ऊष्म व्यंजनों की बात करते हैं तो ऊष्म व्यंजनों में कौन कौन से आते हैं? तीनों सा, एक ये वाला सा, गोल वाला सा, ये वाला सा और हाँ, ये हो गए हमारे 33 व्यंजन। 52 वर्णों में 11 स्वर आ गए, 33 व्यंजन आ गए। अब कितने हो गए कुल? 11, 33, 44 हो गए। इसी में आते हैं द्विगुण जिसे बोलते हैं, द्विगुण, ड़ा और ढा, ये कितने हो गए? 2 द्विगुण। इन्हें द्विगुण क्यों बोला जाता है? क्योंकि ये 2 गुणों को उत्पन्न कर रहे हैं। इनको बोल करके आप लोग देख लीजिए ड़ा, इन्हें
व्यंजनों को ताड़न जात व्यंजन भी कहते हैं, क्योंकि जैसे लगता है जिह्वा इनको लुढ़का रही है, इनको बाहर फेंक रही है, इनको भगा रही है। अड़ा और ढा, तो ये दुगुड़ हो गए। ठीक है, दो गुणों को उत्पन्न कर रहे हैं, तो ये हो जाते हैं दुगुड़ व्यंजन। ये कितने हैं? तो ये दो हैं। ठीक है, इसके बाद दुगुड़ के बाद हम बात करते हैं छ, त्र, ज्ञ और स्रा की, तो इनको बोलते हैं संयुक्ताक्षर। संयुक्ताक्षर कितने हैं ये संयुक्ताक्षर जो हैं छ, त्र, ज्ञ और स्रा। छ आधा का और सा से मिलकर के छ बनता है, तो संयुक्ताक्षर दो शब्द वर्णों से मिलकर बन रहा है। त्र आधा ता और रा से मिलकर बनता है। ज्ञ ज्ञ किससे मिलकर बनता है? तो आधा जा और या से मिलकर के बनता है। स्रा आधा सा और रा से मिलकर के स्रा बनता है। इस बात का ध्यान रखना। ठीक है, तो ये कितने हो गए? 4। तो 11, 33, 44, 44, 44 में 2 जोड़ते हैं तो 46, 46 में 4 की तो हो गई, कितना बचा? 46 और 4 50। अभी 2 बच रहे हैं। 2 जो बच रहे हैं इन्हें अयोगवाह कहते हैं। 2 जो बच रहे हैं, इसी आगे लिख दे रहा हूं, नीचे पता नहीं आएगा कि नहीं। अयोगवाह ये कितने हैं? ये 2 हैं, अन और आ। अन और आ नोट करते हुए चलना, काफी इंपॉर्टेंट चैप्टर है, चल रहा है ये, यहां से प्रश्न आते ही आते हैं, तो ध्यान रखना। इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। इसके बाद आगे हम बताते हैं। अयोगवाह 2 हो गए, कितने हो गए टोटल? 52। ये पूरा गिनती कर लेना। गिनती करने के बाद 11 स्वर, 33 व्यंजन, अंतस्थ व्यंजन 4, ऊष्म व्यंजन 4, ये भी इसी के अंतर्गत आ गए। 2 ये आ गए द्विगुण, ड़ा और ढा। 4 संयुक्ताक्षर हो गए, छ, त्र, ज्ञ और स्रा। इसके बाद 2 अयोगवाह हो गए। कितने हो गए टोटल? ये 52 हो गए। गिनती कर लेना। ठीक है, यहाँ आगे लिख देता हूं कितना है। ये 4 है और ये 2 है। 2 अयोगवाह लिखा है, 2। ठीक है, नोट इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। इसके बाद हम बात करेंगे अब स्वरों की। स्वर, स्वर किसे कहते हैं? तो सबसे पहली बात आती है स्वर में, स्वर किसे कहते हैं? स्वर कितने? 11 स्वरों की बात हम पीछे कर चुके हैं। अब उन 11 स्वरों को जानते हैं, कौन कौन स्वर कहाँ कहाँ पे हैं, क्या क्या उनको बोला जाता है। तो स्वरों में सबसे पहली चीज, तो स्वर किसे कहते हैं? स्वर वह ध्वनियां हैं, स्वर वह ध्वनियां हैं जिनके उच्चारण में हवा का जो है अवरोध नहीं होता। हवा का अवरोध। स्वर वह ध्वनियां हैं जिनके उच्चारण में हवा का अवरोध नहीं होता। ठीक है, स्वर, स्वर किसे कहते हैं? वह ध्वनियां हैं जिनके उच्चारण में कोई अवरोध उत्पन्न नहीं होता, अर्थात आसानी से मुख से बाहर निकलते रहते हैं, इन्हें ही हम स्वर कहते हैं। या फिर जिस वर्ण का उच्चारण बिना किसी अतिरिक्त या और व्यंजन की सहायता से किया जाए, या बिना किसी और के सहायता से किया जाए, उसे ही हम स्वर कहते हैं। लिख लेना परिभाषा भी। इसके बाद स्वरों का वर्गीकरण करते हैं। तो स्वर का वर्गीकरण में पहली बात आती है, इसमें उच्चारण की मात्रा के आधार पर, उच्चारण की मात्रा अवधि के आधार पर, पहला वर्गीकरण है उच्चारण
की मात्रा अवधि के आधार पर इसे अब यहाँ से फिर बांटा जाएगा। स्वर को बांटा गया, सबसे पहली चीज उच्चारण की मात्रा अवधि के आधार पर, ठीक है। अब यहाँ पे जो उच्चारण की मात्रा अवधि है इसके आधार पर हास्य स्वर, हास्य स्वर, उसके बाद दीर्घ स्वर, हास्य स्वर, दीर्घ स्वर, और तीसरा है प्लुत स्वर। ठीक, एक ये हो गया, एक ये हो गया और एक ये हो गया, ये हो गए तीन। उच्चारण की मात्रा अवधि के आधार पर इसको तीन भागों में बांटा गया। पहला हास्य, दूसरा दीर्घ और तीसरा प्लुत स्वर। हास्य स्वर कौन से हैं? जो कम समय लगता है, सबसे कम समय, जिन्हें कोई अवरोध नहीं, कोई दिक्कत नहीं, एकदम आसानी से निकलता है। जैसे आ, छोटा आ हो गया, छोटी ई हो गया और छोटा ऊ हो गया। इसके बाद एक आता है री। अब तो री का प्रयोग जो है वो री में भी किया जाने लगा है। तो आ, ई, ऊ और री ये कौन से हैं? तो ये हास्य स्वर हैं। दीर्घ स्वर, दीर्घ स्वर की बात करते हैं तो इसमें आता है बड़ा आ, बड़ी ई, बड़ा ऊ, ए, आए, ओ और आओ। ये कौन से हैं? ये हैं दीर्घ स्वर। ठीक है, इनके उच्चारण में हास्य स्वर की अपेक्षा दुगना समय लगता है। उच्चारण करके देख लीजिए। हास्य स्वर को उच्चारण कीजिए आ, दीर्घ स्वर को कीजिए बड़ा आ को बोलना है आ, तो इसमें एक मात्रा का समय लग रहा है और इसमें दो मात्रा का समय लग रहा है। इसके बाद यदि हम प्लुत स्वर की बात करते हैं तो प्लुत स्वर में क्या होता है? इसमें दो या दो से अधिक, तीन मात्रा, चार मात्रा आदि का समय लगता है। तो प्लुत स्वर को त्रिमात्रिक भी कहा जाता है, त्रिमात्रिक। ठीक है, तो प्लुत स्वर को त्रिमात्रिक, इनके उच्चारण में जो है, प्लुत स्वर के उच्चारण में तीन या तीन से अधिक मात्रा का समय लगता है। जैसे रोने में, चिल्लाने में, दूर के व्यक्ति को बुलाने में आदि जगहों पर इनका प्रयोग होता है। जैसे राम की बात करते हैं तो राम में क्या है? राम कैसे लिखा जाता है? राम, लेकिन इसका जो शुद्धतम रूप है राम, क्योंकि इसमें जो मात्रा लग रही है वो तीन मात्रा का समय इसके अंतर्गत लग रहा है, तो इसी को हम बोलते हैं प्लुत स्वर। ठीक, इसके बाद हम बात करते हैं प्लुत स्वर। रोना, गाना, चिल्लाना, दूर से पुकारना, ये इसी के अंतर्गत आता है। इसके बाद दूसरा जो इसका भाग है, उच्चारण की मात्रा अवधि के आधार पर पहला भाग हो गया। दूसरा भाग हम बात करते हैं अनुनासिकता के आधार पर। अनुनासिकता, अनुनासिकता के आधार पर दूसरा खंड इसका जो स्वर के प्रकार की बात कर रहे हैं, तो स्वर दो प्रकार के होते हैं। एक उच्चारण की मात्रा अवधि के आधार पर और दूसरा होता है अनुनासिकता के आधार पर। अब उच्चारण मात्रा की अवधि के आधार पर तीन प्रकार के स्वर आए, हास्य स्वर, दीर्घ स्वर और प्लुत स्वर। अब बात करते हैं दूसरे खंड की, तो अनुनासिकता के आधार पर स्वरों का जो वर्गीकरण किया गया, ये कितने प्रकार के होते हैं? तो अनुनासिकता के आधार पर जो स्वरों का वर्गीकरण किया गया है, ये दो प्रकार के होते हैं। एक तो होता है अनुनासिक, इसका भी वर्गीकरण किया जाता है। पहला आता है अनुनासिक और दूसरा आता है निरानुनासिक। अनुनासिक और निरानुनासिक, ठीक है, ये दो खंड होते हैं। अनुनासिक किसे कहते हैं? जो जिन स्वरों के उच्चारण में वायु
मुख से और नाक से जिन स्वरों के उच्चारण में वायु, नोट कर लेना, जिन स्वरों के उच्चारण में वायु मुख और नाक दोनों जगहों से निकलती हो, बाहर जाती हो, उसे हम बोलते हैं अनुनासिक स्वर। ठीक है। और जैसे अनुनासिक में जैसे जिस चाहे जो भी स्वर हो जिसके ऊपर चंद्र बिंदी लगी हो, चंद्र बिंदी, अब चंद्र बिंदी का प्रयोग एक बिंदी के रूप में भी होने लगा है। तो जैसे हम बात करते हैं ऊंट की, ऊंट, ऊंट क्या है? ऊंट बोल के देख लीजिए, मुख से भी वायु निकल रही है और नाक से भी वायु, दोनों बराबर मात्रा में बाहर निकल रही है। ऊंट हो गया, चांद हो गया, इसी प्रकार चंद्रमा हो गया, हंसना हो गया, आदि जो है ये अनुनासिक के अंतर्गत आते हैं। और निरानुनासिक की बात करते हैं तो इसमें मुख से बाहर निकलती है वायु, ना कि नाक से, केवल मुख से बाहर निकलती है। तो इन्हें मौखिक स्वर भी कहते हैं। आ से लेकर के अ तक के जितने भी स्वर हैं वो कौन से हैं? वो सब निरानुनासिक हैं, अनुनासिक और निरानुनासिक। तो आज हम स्वरों के वर्गीकरण तक चर्चा कर चुके हैं, इनका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। अनुनासिक और निरानुनासिक, इन दोनों को आप लोग एक नोट बनाइए, सब पूरा नोट्स में बनाते हुए चलिए, जिससे बाद में कोई प्रॉब्लम ना आए। तो आज हम स्वरों पर चर्चा कर चुके हैं, कल से हम शुरुआत करेंगे व्यंजन की। ठीक है, तो दोस्तों तक वीडियो को शेयर कीजिए, वीडियो अच्छी लगे तो लाइक जरूर करना। फिर मिलते हैं अगले वीडियो में।